नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैलेंट इंडिया फर्स्ट में। मैं महेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ जीवन परिचय श्रीनिवास रामानुजम का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी करे। तो श्रीनिवास रामानुजम यंगर का जन्म 22 दिसंबर 1887 में एक महान गणितज्ञ थे, जो इनके आधुनिक काल में महानतम गणित विचारकों को गिना जाता है। इसी के साथ गणितज्ञ में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण और सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान। उन्होंने प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, भारत में अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। इसी के साथ रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 में ईरोड तमिलनाडु में हुआ। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में चपेट चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। इनके आवास भारत और यूनाइटेड किंगडम में है। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका क्षेत्र जो रहा गणितीय रहा और इनकी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। डॉक्टरी सलाहकार गॉडफ्रे हेराल्ड और हार्डी और जॉन एडेंसर और लिटवुड रहे। इनकी प्रसिद्धि लैंडर रामानुजम स्थिरांक और रामानुजम सोल्डनर स्थिरांक और रामानुजम थीटा फलन, सार्जर्स रामानुजम तत्समक और रामानुजम अभाज्य कृत्रिम थीटा फलन रामानुजम योग रहे। तो इसी के साथ ये बचपन में ही एक विलक्षण प्रतिभा थे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिक प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन के अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकले, जिससे प्रेरित शोध आज तक हो रहा है। यद्यपि इनकी कुछ खोजों को गणित मुख्यधारा में अब तक नहीं अपनाया गया, हाल ही में इनके सूत्रों में क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है कि इनके कार्य प्रभावित गणित के क्षेत्र में हो रहे काम के लिए रामानुजम जर्नल की स्थापना की गई थी। आरंभिक काल में रामानुजम 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग में स्थित कोयबंटूर के ईरोड नामक गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता कोमल तामल और पिता का नाम श्रीनिवास अय्यर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता, जो कि अपने प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। बचपन में रामानुजम की बौद्धिक विकास सामान्यतः बालकों जैसी थी। ये 3 वर्ष की आयु तक बोलना भी सीख गए। जब इनकी बड़ी आयु तक रामानुजम ने बोला आरंभ ही किया था, तो इन सबको चिंता हुई कि यह कहीं ये गूंगे तो नहीं हैं। बाद में वर्ष जब उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तो पारंपरिक शिक्षा में इनका कभी भी मन नहीं लगा। रामानुजम ने 10 वर्षों की आयु में प्राइमरी परीक्षा के पूरे जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और आगे की शिक्षा के लिए टाउन हाई स्कूल पहुँचे। और रामानुजम के प्रश्न पूछने बहुत पसंद थे और उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे, जैसे कि संसार में पहला पुरुष कौन था, पृथ्वी और बादलों के बीच की दूरी कितनी है। रामानुजम का व्यवहार की मधुर था और इनका सामान्य से कुछ अधिक स्थूल शरीर से जिज्ञासा में चमकती थी। आंखें इन्हें बहुत अलग ही पहचान देती थी। इनके सहपाठियों के अनुसार इनका व्यवहार इतना सौम्य था कि
कोई इनसे नाराज हो ही नहीं सकता। विश्वविद्यालय में प्रतिभा ने दूसरे विद्यार्थियों और शिक्षकों पर छाप छोड़ना आरंभ कर दिया। इन्होंने स्कूल के समय में ही कॉलेज के स्तर के गणित को पढ़ लिया था। इस बार इनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं में मापदंड रामानुजम के लिए लागू नहीं होते हैं। तो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्हें गणित और अंग्रेजी के अच्छे अंक लाने के कारण सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली। आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रवेश भी मिला। आगे एक परेशानी आई। रामानुजम का गणित के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि वे दूसरे विषयों पर ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तक कि वे इतिहास और जीव विज्ञान की कक्षाओं में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। एक तो घर की आर्थिक स्थिति खराब और ऊपर से छात्रवृत्ति कभी नहीं मिल रही थी। रामानुजम के लिए यह बड़ा कठिन समय था। घर की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गणित के कुछ ट्यूशन तथा खाते वही का काम भी किया। कुछ समय बाद 1907 में रामानुजम ने फिर 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गए। और इसी के साथ पारंपरिक शिक्षा का इतिश्री हो गई। औपचारिक शिक्षा को समाप्ति और संघर्ष का समय। विद्यालय छोड़ने के बाद 5 वर्षों तक समय इनके लिए बहुत हताशा भरा। भारत इस समय परंपरा और बेड़ियों में जकड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। रामानुजम के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही किसी संस्था अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा में होने कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया। नामगिरी देवी रामानुजम के परिवार की इष्ट देवी थीं। उनके प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें कहीं रुकने नहीं दिया और वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी गणित के अपने शोध को चलाते रहे। इस समय रामानुजम को ट्यूशन के कुल 500 रुपये मासिक मिलते थे और इसी से गुजारा होता था। रामानुजम का यह जीवन काल बहुत कष्ट और दुख से भरा था। इन्हें हमेशा अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन को जारी रखने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और उनके लोगों से असफलता याचना करनी पड़ी। विवाह की गणित साधना वर्ष 1908 में इनके माता पिता ने इनका विवाह कन्या से, जानकी कन्या नाम की से कर दिया था और विवाह हो जाने के बाद इनके लिए सब कुछ भूल कर गणित में डूबना संभव नहीं था। वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली और इनका स्वास्थ्य भी बुरी तरह से गिर गया। अब भारत की सलाह पर इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम लौटना पड़ा। बीमारी से ठीक होने के बाद वापस मद्रास आए, फिर नौकरी भी तलाश शुरू कर दी। ये जब भी किसी से मिलते तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में उनके द्वारा गणित के किए गए सारे कार्य थे। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजम वहाँ डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित बहुत बड़े विद्वान थे। यहाँ पर श्री अय्यर रामानुजम की प्रतिभा को पहचाना और जिलाधिकारी रामचंद्र राव से कहा इनके लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। इस वृत्ति पर संख्याओं के कुछ गुण और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी में प्रकाशित हुआ।
यहाँ 1 साल पूरा होने पर इन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी की। सौभाग्य से इस नौकरी में काम का बोझ कुछ ज़्यादा नहीं था और यहाँ इन्हें अपने गणित के लिए पर्याप्त समय मिलता था। यहाँ रामानुजम रात भर जाग कर नए नए गणित के सूत्र लिखा करते थे और फिर थोड़ी देर तक आराम करके फिर दफ्तर के लिए निकल जाते थे। रामानुजम गणित के शोधों को स्लेट पर लिखते थे और बाद में उसे एक रजिस्टर से लिख लेते थे। रात में रामानुजम ले के स्लेट और खड़िए की आवाज़ के कारण परिवार के अन्य सदस्य की नींद चौपट हो जाती थी। प्रोफेसर हार्डी के साथ पात्र व्यवहार जो था इस समय भारतीय और पश्चिमी रहन सहन में एक बड़ी दूरी थी और इस वजह से सामान्यतः भारतीयों में अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपने बातों को प्रस्तुत करने में काफ़ी संकोच होता था। इस समय इस स्थिति में ऐसी थी कि बिना किसी अंग्रेज गणितीय की सहायता से शोध कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस समय रामानुज ने पुराने शुभ चिंतक इनके काम आए और इन लोगों ने रामानुज द्वारा किए गए कार्यों को लंदन में प्रसिद्ध गणितज्ञ के पास भेजा, पर यहाँ इन्हें कुछ विशेष सहायता नहीं मिली। लेकिन एक लाभ यह हुआ कि लोग रामानुजम को थोड़ा बहुत जानने लगे। इसी समय रामानुजम ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के ही प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। प्रोफेसर हार्डी के शोधकर्ता को पढ़ने के बाद रामानुजम ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के अनुपत्तीय प्रश्न का उत्तर खोज निकाला। अब रामानुजम का प्रोफेसर हार्डी के पत्र व्यवहार आरंभ हुआ। अब यहाँ से रामानुजम के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह से एक जैसे हीरे की पहचान करता है उसे तराश कर चमका देता है और रामानुजम के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजम की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे हैं और रामानुजम के प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों ही एक के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया। प्रोफेसर ने उस समय विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों 100 पैमाने पर आंका था और अधिकांश गणितज्ञों ने 100 में से 35 अंक दिए। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजम को 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। आरंभ में रामानुजम ने जब अपने किए गए शोध कार्य को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि रामानुजम गणित के क्षेत्र में दुर्लभ व्यक्ति हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे शोध के लिए इन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। अतः इन्होंने रामानुजम को कैब आने के लिए आमंत्रित किया। विदेश गमन कुछ व्यक्तिगत कारणों, धन की कमी के कारण रामानुजम प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर हार्डी को इससे निराशा हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से रामानुजन को वहां बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजम को मद्रास विश्वविद्यालय में शोध वृत्ति मिल गई, जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनकी शोधकर्ताओं के लिए पूरा समय भी मिलने लगा।
इसी बीच एक लंबे पत्र व्यवहार के बाद धीरे धीरे प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजम को कैम्ब्रिज जाने के लिए सहमत कर लिया। प्रोफेसर हार्डी के प्रयासों से रामानुजम की कैम्ब्रिज जाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिल गई। रामानुजम ने इंग्लैंड जाने के पहले करीब 3000 से भी अधिक नए सूत्रों को अपनी नोटबुक में लिखा था। रामानुजन ने लंदन की धरती पर कदम रखा, वहाँ प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए सबसे पहले व्यवस्था हुई थी और उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। इंग्लैंड में रामानुजन को बस थोड़ी परेशानी थी और इसका कारण था शर्मिला। उनका स्वभाव शुद्ध, सात्विक और दिनचर्या। अपने पूरे इंग्लैंड प्रवास में अधिकांश अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इंग्लैंड की यात्रा से इनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए और अपने एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि भी मिली। लेकिन वहाँ की जलवायु, रहन सहन की शैली उनके अधिक अनुकूल नहीं थी। रोगी और सैनिटोरियम में रहना पड़ता था और रामानुजन को भी कुछ दिनों तक वहाँ रहना पड़ा। वहाँ इस समय भी गणितज्ञ के सूत्रों में नई नई कल्पनाएं किया करते थे। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता इसके बाद रामानुजम को रॉयल सोसाइटी में फेलो नामित किया गया। ऐसे समय में जब भारत गुलामी में जी रहा था, तब एक अश्वेत व्यक्ति को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ। पूरे भारत में उनके शुभ चिंतकों के उत्सव मनाया और सभाएं की। रॉयल सोसाइटी की सदस्यताओं के बाद ट्रिनिटी कॉलेज के फिलॉसफी पाने वाले पहले भारतीय भी बने। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छी जगह पर जा रहा है, लेकिन रामानुजम का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और अंत में डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत आने पर उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय के प्राध्यापक की नौकरी मिल गई और रामानुजम अध्यापक और शोध कार्य में पुनः रम गए। और भारत लौटने पर भी स्वास्थ्य में इनका साथ नहीं दिया। हालत गंभीर होती जा रही थी। इस बीमारी की दशा में इन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर एक उच्च स्तरीय शोध लिखा, जिसमें रामानुजम द्वारा प्रतिपादित इस फल का उपयोग गणित ही नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान में भी कैंसर को समझने के लिए भी किया जाता है। इनका गिरता स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया। अब तक डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अंत में रामानुजम के विदा की घड़ी आ गई। 26 अप्रैल 1920 के प्रातः काल में वे अचेत हो गए और दोपहर होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस समय रामानुजम की आयु मात्र 33 वर्ष थी। इनका असमय निधन गणित जगत के लिए अपूरणीय अति था। पूरे देश विदेश में जिसने अपने रामानुज की मृत्यु समाचार सुना, वही स्तब्ध हो गया। रामानुजम की कार्यशैली एवं शोध और इनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व में आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा को उन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। उनका पुराना रजिस्टर, जिस पर वे अपनी प्रमेय और सूत्रों को लिखा करते थे, उन्हें 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों
का रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। इस रजिस्टर को बाद में रामानुजम की नोटबुक के नाम से जाना जाता है और बम्बई के टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था द्वारा इसका प्रकाशन भी किया गया। रामानुजम के शोधों की तरह गणित के काम में करने की शैली विचित्र थी और वे कभी कभी आधी रात को सोते से जागकर स्लेट पर गणित के सूत्र लिखने लगते थे और फिर सो जाते थे। इस तरह से ऐसा लगता था कि वे अपने सपनों में भी गणित के प्रश्न हल करते हों। रामानुजम के नाम से ही उनकी कुल देवी का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान रखा और अंत स्तर संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों का सहारा लिया। रामानुजम के कार्य करने की विशेषता, पहले वे गणित का कोई नया सूत्र या प्रमेय पहले लिख लेते थे और लेकिन उनकी उत्पत्ति पर उतना ध्यान नहीं देते थे। इसके बारे में पूछे जाने पर वे कहते थे कि यह सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हैं और रामानुजन का अध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को अध्यात्म का ही अंग मानते हैं। वे धर्म और अध्यात्म के लिए विश्वास ही रखते थे बल्कि उसे तार्किक रूप से व्यक्त भी करते थे। वे कहते थे कि मेरे लिए गणित के सूत्र का कोई मतलब नहीं है जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।